अचानक से जापान को उत्तर प्रदेश में इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा? क्यों जापान के साथ इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हो रही हैं? क्यों जापान की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब उत्तर प्रदेश में अपने कारोबार और प्रोडक्शन को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं? आखिर यूपी में ऐसा क्या है जो जापान को यहाँ अपने नए इंडस्ट्रियल पार्टनर नजर आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी पार्टनरशिप का फायदा किसको होगा? भारत को, जापान को, या फिर यूपी के आम लोगों को? इन तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और जापान के रिश्ते आज के नहीं हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1950 से हैं और पिछले कई दशकों से जापान भारत के बड़े निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर में शामिल है। होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, सुजुकी जैसी कंपनियां जापानी कंपनियां हैं जो लंबे समय से भारत में पहले से मौजूद हैं। यानी जापान का भारत से जुड़ना या यहाँ पर निवेश करना कोई अचानक शुरू हुई कहानी तो नहीं है। लेकिन अब इस रिश्ते में उत्तर प्रदेश का चैप्टर तेजी से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। 18 से 23 अगस्त 2026 के बीच यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन हुआ, जिसमें 200 से ज़्यादा जापानी बिजनेस लीडर्स, सीईओज, पॉलिसी मेकर शामिल हुए। इसका फोकस निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और दोनों पक्षों के बीच बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ाना रहा। और इस पूरी कवायद के पीछे सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय से चल रही लगातार बातचीत है। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान गए थे। इससे पहले जापानी प्रतिनिधि मंडल भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके थे फरवरी में। यानी जापान और यूपी के बीच निवेश को लेकर बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी और अब इसका बड़ा मंच सामने आया है। अब सवाल यह है कि आखिर जापान को यूपी में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है स्केल, स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले स्केल यानी बड़ा बाजार। करीब 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट अपने आप में बड़ा आकर्षण है। यूपी के पास बड़ी युवा आबादी है, बड़ी वर्क फोर्स भी है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, यूपी जापानी कंपनियों को मुफ्त मजदूर नहीं दे रहा। बात है बड़ी वर्क फोर्स की कॉम्पिटिटिव लेबर कॉस्ट और उसे स्किल्ड वर्क फोर्स में बदलने की कोशिश की है। यूपी सरकार जापानी कंपनियों के साथ स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल ट्रेनिंग को भी जोड़ना चाहती है, ताकि आने वाले इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में स्थानीय युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपी में पिछले कुछ वर्षों में आप अगर ध्यान दें तो एक्सप्रेसवे हो गए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गए, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी पर बहुत बड़े स्तर पर यूपी सरकार काम कर रही है। खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, YEIDA का इलाका हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए तेजी से विकसित हो रहा है। यानी ये कई समय से इस स्कीम के ऊपर सोचा जा रहा था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे जैसी कनेक्टिविटी भी इस पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट को और भी मजबूत करती है। यानी जापानी कंपनियों को एक तरफ बड़ा बाजार मिल रहा है, दूसरी तरफ जमीन, सड़क, एयर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, एयरफोर्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अब जापान की जरूरत समझिए। जापान दुनिया की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स में से एक है। उसकी ताकत ऑटोमोबाइल्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी में है। वहीं भारत के पास बड़ा मार्केट, बड़ी युवा आबादी और तेज़ी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग डिमांड है। ऐसे में दोनों देशों की ज़रूरतें एक दूसरे से मैच करती है। जापान के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का एक फ़ायदा सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना भी है। यानी कंपनियां अपने प्रोडक्शन नेटवर्क को अलग अलग देशों में फैलाकर किसी एक मार्केट या लोकेशन पर निर्भरता कम कर सकती हैं। और उत्तर प्रदेश इसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 2026 के इस इन्वेस्टमेंट पुश के दौरान करीब 3,151 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है यूपी में। इसमें स्कॉट्स, क्यूबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 10,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही YEIDA क्षेत्र में करीब 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की योजना भी सामने आई है। इसका मकसद जापानी कंपनियों के लिए एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करना है, ताकि कंपनियों को ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी इंडस्ट्रियल सपोर्ट एक जगह पर मिल सके। और बात सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। कई कंपनियों द्वारा 600 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट फंड्स भी घोषित कर दिए गए हैं। यानी जापान के साथ पार्टनरशिप को बड़ी उद्योग के साथ साथ छोटे और मध्यम कारोबार तक ले जाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल आता है कि इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। अगर ये प्रोजेक्ट्स अपने तय प्लान के मुताबिक ज़मीन पर उतरते हैं तो सिर्फ फैक्ट्री में डायरेक्ट जॉब्स ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, फूड, एकोमोडेशन, मेंटेनेंस और लोकल सप्लाई चेन में भी रोजगार और कारोबार के अवसर बहुत बड़े स्तर पर बन सकते हैं।
आसपास के छोटे छोटे दुकानदारों को बड़ा मार्केट मिल सकता है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा फायदा स्किल डेवलपमेंट का होगा। अगर जापानीज कंपनीज यहाँ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग इकोसिस्टम लेकर आती हैं तो लोकल वर्कफोर्स को नई टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि कितनी फैक्ट्रीज ज़मीन पर उतरती हैं, कितने लोकल युवाओं को रोजगार मिलता है, कितने छोटे कारोबार इस ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि जापान का यूपी में आना बड़ी खबर ज़रूर है, लेकिन असली खबर तब बनेगी जब इस निवेश का असर फैक्ट्री से निकलकर यूपी के आम घर की कमाई तक पहुंचेगा। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।